हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोग ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैक्सिमम लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है, क्योंकि आज भी हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज का इक्विवेलेंट कोई भी अल्टरनेट नहीं है। हालांकि समय के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज की चार्जिंग लाइफ, चार्ज डिस्चार्ज रेट और इफिशियंसी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। पर सच्चाई ये है कि अभी भी लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लिथियम आयन बैटरी की चार्जिंग लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सभी फैक्टर्स की जो कि लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ और उसकी इफिशियंसी को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही में जानेंगे कुछ उन बेसिक सॉल्यूशंस को, यानी कि उपायों को, जिससे कि हम अपनी लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन सभी फैक्टर्स को जो कि हमारी लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ को कम करते हैं, और साथ में बात करेंगे उन कुछ नॉर्मल सॉल्यूशंस की जिससे कि हम लोग अपनी लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ उन फैक्टर्स की बात की जाए जो कि हमारी लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ और इफिशियंसी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान का। इसके बाद अगला फैक्टर होता है चार्ज डिस्चार्ज रेट। इसके बाद अगला फैक्टर है ऑपरेशन साइकिल्स। इसके बाद जो अगला फैक्टर होता है वो है रनिंग टाइम। इसके बाद दूसरे फैक्टर की बात की जाए तो होता है डिफरेंस इन मॉड्यूल कैपेसिटी, यानी कि हमारे बैटरी पैक में जो मॉड्यूल्स लगे हैं उनकी कैपेसिटी का डिफरेंस। अगर इसके बाद दूसरे अगले फैक्टर की बात की जाए तो है चार्ज वोल्टेज, और अगला फैक्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ और एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं, जो कि मैं इन पूरे पैरामीटर्स के डिस्क्रिप्शन में कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक चीज आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि अगर मैं इन सभी टॉपिक्स को अपने एक ही वीडियो में कंसिडर करूंगा तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज जो हम फैक्टर की बात करेंगे वो होने वाला टेम्परेचर, और जानेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर हमारी लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ को अफेक्ट करता है और कैसे हम लोग अपनी लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ को इस टेम्परेचर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईवी मेनिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक सेल के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी आइडल सेल, यानी कि जिस सेल का हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर पूरी तरह से एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और उस सेल का टेम्परेचर भी वही होगा जो कि हमारे एम्बिएंट, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। मान लीजिए मेरे यहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली मेरे जो सेल का एम्बिएंट टेम्परेचर भी होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लिथियम आयन सेल में बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको कि हम लोग कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं, जो कि एक दूसरे से एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू सेपरेट होते हैं। अगर लिथियम आयन सेल की बात की जाए तो उसमें जो कैथोड होता है वो लिथियम का होता है या फिर लिथियम मेटल अलॉय का होता है, और एनोड की बात की जाए तो ग्रेफाइट का होता है। दोस्तों, एक लिथियम आयन सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर कंज्यूम होती है, वो होती है उसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन के कारण, जो कि दोनों आयंस के बीच में होती है। और इन्हीं केमिकल रिएक्शन के कारण भी कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे करंट प्रोडक्शन या फिर करंट कंजम्पशन के इक्विवेलेंट होती है। और ये हीट ही वो कारण होती है जिसके कारण कि हमारे सेल का टेम्परेचर राइज होता है। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि एक सेल का टेम्परेचर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर, दूसरा सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरे सेल का टेम्परेचर होगा केमिकल रिएक्शन के कारण और एम्बिएंट टेम्परेचर कारण वो होगा टोटल 35 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब बात करते हैं एक लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी पैक पर टेम्परेचर के होने वाले इफेक्ट की। और टेम्परेचर के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो है चार्जिंग साइकिल्स। इंक्रीज टेम्परेचर के कारण हमारी सेल्स की चार्जिंग साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। इसके बाद हमारी सेल्स की कैपेसिटी, यानी कि इफिशियंसी भी बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण कम हो जाती है। और अगर अगले फैक्टर की बात की जाए तो है तापमान, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। एक लिथियम आयन सेल के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर के इफेक्ट को हम लोग एक सिंपल डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। अगर मैं एक लिथियम आयन सेल के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर या फिर आइडल टेम्परेचर की बात करूं तो वो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दोस्तों, ये जो टेम्परेचर रेंज है ये एक आइडल टेम्परेचर रेंज होती है, और लिथियम आयन सेल का बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ साइकिल लाइफ और इफिशियंसी आपको इस टेम्परेचर रेंज में ही मिलता है।
इसके बाद अगर मैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ टेम्परेचर रेंज की बात करूं, तो वो होता है बेसिकली हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दोस्तों, ये वो टेम्परेचर रेंज है जिसको कि हम लोग ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक लिथियम आयन सेल को चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर राइज होता है। और जैसा हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि वो टेम्परेचर राइज हमारे एम्बियंट टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इसलिए 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज बोलते हैं, और ये आइडल टेम्परेचर के कंपेरिजन में ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिथियम आयन सेल के लिए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाई रिस्क जोन टेम्परेचर रेंज की, जो दोस्तों हम लोग कंसिडर कर सकते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हालांकि आज के कुछ लिथियम आयन सेल्स में ये रेंज -25 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकती है। ये वो टेम्परेचर रेंज है जहां पर हमारे सेल की जो लाइफ है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। हालांकि अगर इस टेम्परेचर रेंज को हम लोग यूज़ करें तो उसको स्टोरेज टेम्परेचर बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग लिथियम आयन सेल में पावर को इस टेम्परेचर रेंज पर स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इस टेम्परेचर रेंज पे लिथियम सेल को यूज़ करेंगे तो उसकी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। हालांकि अगर इस टेम्परेचर रेंज में स्टोर भी करते हैं हायर टेम्परेचर पे और एकदम लो टेम्परेचर पे, तब भी लिथियम आयन सेल की लाइफ काफ़ी अफेक्ट होती है। और ये वो टेम्परेचर रेंज है जो कि लिथियम आयन सेल की लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, साथ में उसकी एफिशिएंसी को भी। डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस का हमारे लिथियम आयन सेल या फिर लिथियम आयन बैटरीज की एफिशिएंसी के ऊपर आने वाले इफेक्ट को समझें, तो अभी तक के लैब टेस्ट रिजल्ट में ऐसा ऑब्जर्वेशन आया है कि अगर हम लोग लिथियम आयन सेल को एक आइडल टेम्परेचर रेंज जो कि हमारी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक है उस पर ऑपरेट करते हैं, तो एक साल बाद जो हमारा इफिशिएंसी रिटेंशन होता है वो होता है 90 से लेकर 95% तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपेसिटी फेड हुई है एक साल बाद इस आइडल टेम्परेचर रेंज में काम करने के बाद लिथियम आयन सेल की, वो तकरीबन 10 से 5% है। इसी तरह से अगर हम लोग लिथियम आयन सेल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर रेंज पर यूज करते हैं, तो जो एक साल बाद उसका इफिशिएंसी रिटेंशन होता है वो 80 से लेकर 85% तक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इफिशिएंसी फेडिंग हुई है यानी कि कैपेसिटी फेडिंग होती है वो 80 से लेकर 85% तक है। और अगर अब हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज की बात करें जो कि हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है, तो लैब टेस्ट रिजल्ट में ऐसा डेमोस्ट्रेट हुआ है कि इस टेम्परेचर रेंज में एक साल बाद जो हमारे लिथियम आयन सेल की इफिशिएंसी रिटेंशन होती है वो 60 से लेकर 65% तक होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साल बाद इस हाई टेम्परेचर रेंज में हमारे लिथियम आयन सेल की एफिशिएंसी तकरीबन 40 से 35% तक कम हो जाती है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर हमारी लिथियम आयन सेल की एफिशिएंसी को कितना कम कर सकता है। और अगर मैं इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो चूंकि हमारे यहाँ एवरेज टेम्परेचर रेंज वैसे ही ज़्यादा होता है, और अगर मैं ईवी ऑपरेशंस की बात करूं तो ये जो टेम्परेचर है ये उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेम्परेचर हमारी ईवी में यूज होने वाली बैटरी पैक या फिर लिथियम आयन सेल की एफिशिएंसी और उसकी कैपेसिटी को कितना कम कर सकता है एक साल या फिर 2 साल के यूज के बाद। दोस्तों, टेम्परेचर के इफेक्ट की और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों के साथ एक लैब टेस्ट का ग्राफ और कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लैब टेस्ट रिजल्ट में अलग अलग चार्जेस और अलग अलग टेम्परेचर पर लिथियम आयन सेल को ऑपरेट किया गया, और जो उसके रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाला है। यहाँ पर आप एक्सेल शीट में देख सकते हैं नीचे कि यहाँ पर 50 से लेकर 250 साइकिल तक लिथियम आयन सेल को टेस्ट किया गया और 25, 35, 45 और 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर उसके रिजल्ट देखे गए, स्पेशली कैपेसिटी फेडिंग के। और कैपेसिटी फेडिंग के जो रिजल्ट आए हैं वो आपके लिए चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 साइकिल्स के बाद 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कैपेसिटी फेडिंग हुई है लिथियम आयन सेल की वो हुई है तकरीबन 13.24%। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये 250 साइकिल्स के बाद है। अगर ये 500 साइकिल या 1000 साइकिल के बाद होता तो ये फिगर काफ़ी बड़ा होता और तकरीबन 50% तक की एफिशिएंसी कम हो जाती लिथियम आयन सेल की हाई टेम्परेचर। अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो चूंकि हमारे देश में एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है और स्पेशली समर के केस में नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अब इसका हम लोग समझते हैं इफेक्ट हमारे सेल के ऊपर। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एवरेज टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होता है इसलिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर यानी कि भोपाल में तो 44, 43 तक भी चला जाता है। और अगर सेल का केमिकल रिएक्शन का इंटरनल टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो हमारे सेल का जो इफेक्टिव टेम्परेचर निकल के आएगा ऑपरेशन के टाइम पे यानी कि चार्जिंग के डिस्चार्जिंग के टाइम पर वो होगा तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इतने हाई टेम्परेचर राइज में हमारे सेल की
लाइफ और इफिशिएंसी पर कितना बुरा इफेक्ट आता है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जो सेल का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी कि केमिकल रिएक्शन के कारण, वो उसका करंट ड्रॉन या फिर करंट गिवन के इक्विवेलेंट होता है। दोस्तों, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने लायक और है, यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर जो है आपका बैटरी पैक की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप आपकी इलेक्ट्रिक कार में या फिर किसी दूसरी जगह पर बैटरी पैक ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर कोई हीट सोर्स है या यानी कि कोई डिवाइस है और उससे कारण हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव टेम्परेचर अगेन बढ़ जाएगा और वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा। और लिथियम आयन सेल के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक कार का एग्जाम्पल लेंगे। दोस्तों, टेम्परेचर रेंज के हिसाब से हम लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार को 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जिस जोन की बात करेंगे वो होता है ग्रीन जोन। इलेक्ट्रिक कार में ग्रीन जोन वो होता है जहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होता है और ये वो जोन है यहाँ पर एक तो आपका कोई भी हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं होता है और दूसरा यहाँ पर वेंटिलेशन भी सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए इस एरिया का टेम्परेचर भी आपका सबसे कम होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑरेंज जोन की। दोस्तों, यहाँ पर आपका हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस तो ना के बराबर होते हैं, लेकिन इस एरिया में वेंटिलेशन नहीं होता है। इसलिए इस एरिया में वेंटिलेशन ना होने के कारण आपका जो टेम्परेचर है वो ग्रीन जोन से ज़्यादा होगा। इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग वो होगी रेड जोन की, जो कि सबसे रिस्की और डेंजरस जोन होता है और इस एरिया में आपके हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि होते हैं मोटर और कंट्रोलर। इसलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसलिए दोस्तों, अगर एक इलेक्ट्रिक कार में बेस्ट लोकेशन की बात करूं जिसमें कि हम लोग अपने बैटरी पैक को रख सकते हैं टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो होता है ग्रीन जोन, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन भी ज़्यादा होता है और कोई हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं होता है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कम होने के कारण हमारा जो बैटरी पैक का एवरेज टेम्परेचर भी कम होगा और टेम्परेचर का सडन राइज भी इस एरिया में सबसे कम होगा। इसलिए दोस्तों, टेस्ला जैसे बड़े ईवी मैन्युफैक्चरर्स अपने जंबो लिथियम आयन बैटरी पैक को कूल करने के लिए लिक्विड कूलिंग जैसे ऑप्शंस को यूज करते हैं, जिससे कि वो लिथियम आयन सेल्स के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और एक बियॉन्ड के ऊपर यानी कि एक लिमिट के ऊपर लिथियम आयन सेल्स के टेम्परेचर को जाने से रोक देते हैं, जिससे कि उनकी लिथियम आयन सेल्स की लाइफ के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और उनकी लाइफ काफ़ी बढ़ती है और साथ में उनकी इफिशियंसी भी रिटेन रहती है। हालांकि दोस्तों, हम लोग लिथियम आयन बैटरी पैक में सेल्स को फोर्स्ड एयर कूलिंग के थ्रू भी कूल कर सकते हैं, पर इसका मेरे पास अभी कोई कंफर्म डाटा नहीं है कि कोई ईवी मैन्युफैक्चरर अभी ऐसा कर रहा हो। हालांकि हम लोग लोकल लेवल पे जरूर एयर कूलिंग वाले ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि एयर के साथ साथ एयर का मॉइस्चर भी जाएगा, जो कि हमारे सेल्स स्पेशली बीएमएस को भी खराब कर सकता है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी पैक में टेम्परेचर राइज से जुड़ा हुआ एक फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी पैक को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो सेल्स में टेम्परेचर राइज होता है। पर दोस्तों, एक चीज़ जो नोटिस करने लायक है वो ये है कि एक बैटरी पैक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सेल्स का एक मॉड्यूल्स होता है जो कि सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए बैटरी पैक देख रहे हैं, इसमें सीरीज और पैरेलल में सेल्स कनेक्टेड है। जब हम इस बैटरी पैक को चार्ज या फिर डिस्चार्ज पर सब्जेक्ट करते हैं तो सेल्स का टेम्परेचर राइज होता है। पर दोस्तों, नोटिस करने वाली बात यह है कि जो सेल्स आउटर फेरी पे लगे होते हैं, यानी कि जो सेल्स मेरे आउटसाइड होते हैं बैटरी पैक में और आउटर कोटिंग के कांटेक्ट में होते हैं, वो सेल्स जल्दी कूल हो जाते हैं, जबकि जो मिडिल सेल्स होते हैं वहाँ पर कूलिंग बड़ी स्लो होती है और वहाँ का जो एरिया टेम्परेचर होता है उस पर्टिकुलर एरिया का मिडिल का उसका टेम्परेचर सेल्स का ज़्यादा होता है। इसीलिए जो बैटरी में टेम्परेचर प्रोपोगेशन है वो सेंटर में ज़्यादा होता है और आउटसाइड में कम होता है। और यही वो कारण है कि एक बैटरी पैक में सेंटर के सेल्स के खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर हम लोगों को इन सेल्स को कूल ऑफ करने के सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल प्रिकॉशंस की, सॉल्यूशंस की या फिर आइडियाज़ की, जिसके थ्रू हम लोग अपने बैटरी पैक का टेम्परेचर कंट्रोल करके अपने लिथियम आयन सेल्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और उसमें सबसे पहले जो मुझे बेस्ट सॉल्यूशन लगता है वो ये है कि हम लोगों को बैटरी को चार्ज करते समय हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम लोग बैटरी पैक को चार्ज करें उस समय हमारा एम्बिएंट का टेम्परेचर कम से कम हो। अगर स्पेशली चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ नाइट का टाइम और मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि इस समय एम्बिएंट टेम्परेचर कम होता है दोपहर के कंपेरिजन में। इसलिए इस समय चार्ज करने पर आपका जो बैटरी पैक का टेम्परेचर राइज होगा वो भी कम होगा, इसलिए हमारे बैटरी पैक की लाइफ भी बढ़ेगी। इसके बाद अगर अगले सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये है कि हम लोगों को अपने बैटरी पैक को चार्ज करने की जो चार्जर होता है वो कम करंट रेटिंग का सिलेक्ट करना चाहिए। नॉर्मली लिथियम आयन सेल्स के लिए रिकमेंडेड मैक्सिमम
चार्जिंग जो रेटिंग होती है वो C/4 की है, लेकिन अगर आपको C/8 या फिर C/10 का चार्जर भी मिल जाए तो आप उससे भी बैटरी पैक को चार्ज करें तो बेटर होगा, जिससे कि आपका सेल्स का टेम्परेचर राइज कम होगा। इसके बाद अगर अगले सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये है कि आपको कोशिश ये करनी है कि चार्जिंग करते समय और डिस्चार्ज करते समय हमेशा एक बार की जगह पर पार्शियल डिस्चार्जिंग या फिर चार्जिंग करें अगर पॉसिबल हो। स्पेशली चार्जिंग के केस में ये रिकमेंड नहीं किया जाता है लिथियम आयन सेल के लिए कि चार्ज करते समय आप एक बार में फुल चार्ज ना करें। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो उसको पहले कुछ देर के लिए पार्शियल चार्ज करें और फिर कुछ समय के लिए उनको छोड़ दें, फिर वापस दोबारा चार्जिंग में लगा दें। क्योंकि लिथियम आयन सेल का मेमोरी इफेक्ट काफ़ी कम होता है, इसलिए आपकी साइकिल के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। और इंटरमिटेंट चार्जिंग करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टेम्परेचर राइज है एक बार फुल चार्जिंग में जो पूरा इंक्रीज होता है वो नहीं होगा, बल्कि इंटरवल में चार्ज करने के बाद आपका जो टेम्परेचर राइज है वो पार्शियल होगा, जिससे कि आपके सेल की लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद अगला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको अपने बैटरी पैक को कहीं भी प्लेस करते समय ये ध्यान में रखना है कि वो हीट सोर्स के नियर ना हो, यानी कि हीट सोर्स के आसपास ना हो, और वो ऐसे जगह पर हो जहाँ पर आपका एयर वेंटिलेशन ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन की जहाँ पे आपका बैटरी पैक रखेंगे तो आपके बैटरी पैक का टेम्परेचर प्रॉपरली कंट्रोल्ड होगा। इसके बाद अगला जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आपको आपकी बैटरी पैक को चार्ज और डिस्चार्ज करते समय सफिशिएंट टाइम इंटरवल मेंटेन करना है। मान लीजिए कि आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, आपकी बैटरी 80-90% चार्ज हो रही है, उसका टेम्परेचर मैक्सिमम पीक पे है, उसको चार्ज करने के बाद ही आप सडनली उसको डिस्चार्ज पे लगा देते हैं, तो ये होगा कि चार्जिंग के टाइम पे आपका तो टेम्परेचर मैक्सिमम पे है, डिस्चार्ज करने के बाद फिर से अगेन उसका टेम्परेचर और राइज होगा, जिसके कारण आपकी सेल्स की लाइफ पर बहुत इंपैक्ट आएगा और आपकी सेल्स की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि उसमें एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल रखें और कोशिश करें कि चार्जिंग के बाद या फिर डिस्चार्जिंग के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम दें हमारे सेल को कूल ऑफ होने के लिए। उसके बाद फिर से आप अपनी चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है कि वो ये रखना है कि आप लोगों को फास्ट डिस्चार्जिंग या फिर सडन एक्सीलरेशन को हमेशा अवॉइड करना है। दोस्तों, जब भी आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो या ई बाइक चला रहे हो तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप अननेसेसरी स्पीड ना दें या फिर फास्ट एक्सीलरेट ना करें, क्योंकि इससे सडन लोड आता है हमारे सेल्स पर, एकदम से सडन टेम्परेचर राइज होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन एकदम से फास्ट होती है। ये सेल्स की लाइफ और उसकी इफिशियंसी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप लोगों को लोड कैरी करते समय भी ये ध्यान रखना है कि जब ज़्यादा लोड हो तो गाड़ी को कम स्पीड पे ही चलाएं। अगर आप कम लोड पे चला रहे हैं तो आप हायर स्पीड पे चला सकते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा लोड पे हाई स्पीड पे चलाएंगे तब भी हमारे सेल्स की डिस्चार्ज रेट काफ़ी फास्ट हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा सेल्स का, जो कि हमारे सेल्स की लाइफ को कम करेगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक छोटे बैटरी पैक के कंपेरिजन में एक बड़ा बैटरी पैक प्रेफर करना है सेम डिस्चार्ज के लिए। दोस्तों, होता ये है कि जब आप छोटे बैटरी पैक पे कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज देते हैं तो डिस्चार्जिंग ज़्यादा होती है, जबकि सेम बड़े बैटरी पैक पे आप सिमिलर डिस्चार्ज देंगे तो इंडिविजुअल सेल से डिस्चार्ज कम होगा, जिससे कि इंडिविजुअल सेल का जो टेम्परेचर राइज है वो कम होगा। जबकि अगर आप छोटे बैटरी पैक में कांस्टेंट डिस्चार्ज देंगे तो इंडिविजुअल सेल का टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा और इसीलिए उनकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे नॉर्मल और बेसिक टिप्स हैं जिनको कि फॉलो करके आप अपने लिथियम आयन बैटरी पैक्स में लिथियम आयन सेल्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, चूंकि मेरा वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, इसलिए बाकी जो इंपॉर्टेंट दूसरे इफेक्ट हैं जो कि हमारी लिथियम आयन बैटरी की लाइफ को कम कर सकते हैं वो इस वीडियो की जगह मैं अगले वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा, साथ में और दूसरे ऐसे पॉइंट्स और ऐसे आइडियाज भी बताऊंगा और टिप्स भी दूंगा, जिससे कि हम लोग फॉलो करके अपने बैटरी पैक की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें, तो कोशिश करें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। थैंक यू वेरी मच।